नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे दो तीन मुद्दों के ऊपर, लेकिन इन मुद्दों की शुरुआत करें इससे पहले आप सबको हमारे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह, जैसा कि आप सब जानते हैं, नई दिल्ली में, देश की राजधानी में हुआ। और यदि हम बात करें दूसरे मुद्दों की, तो आज के इस प्रोग्राम में हम बातचीत करने जा रहे हैं गणतंत्र दिवस के ऊपर ही घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों में भी कुछ आउटरीच है और कई तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं कुछ विशेष नाम को लेकर। इसके ऊपर आज हम कुछ बातचीत करेंगे। दूसरा हमारा आज का जो मुद्दा है वो पठान फिल्म की रिलीज को लेकर कुछ बातें चल रही हैं, इसके ऊपर भी कुछ बातें की जाएंगी। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में सियासी गिरफ्तारियों का जबरदस्त एक मामला शुरू हो चुका है। किस कदर ये देश जा रहा है, इसके ऊपर भी आज के संक्षिप्त से प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे। तो ये हमारे प्रोग्राम के दो तीन अहम हिस्से हैं जो कि हम आएंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस की। जैसा कि आपको पता है, भारत में एक बहुत ही विशेष दिन है ये गणतंत्र दिवस का। आजादी हमको मिल गई थी 1947 में, लेकिन हमने पहले किस तरह का राज, ब्रिटेन की हुकूमत ने राज तो हमें दे दिया था, लेकिन राज किस तरह का होगा? ये मोनार्की होगी, यानी कि राजा का राज होगा, या कि प्रेसिडेंशियल रूल में चलेंगे, या कि और कोई तरीके का निकलेगा इसमें से राज्य व्यवस्था, कोई डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगी, क्या होगा? इसको लेकर एक हमने रूल बुक तैयार की। और रूल बुक संविधान बेसिकली सिटीजन्स की जो बात है उसका एक दस्तावेज है। सिटीजन्स को उनके रहने का, अधिकारों का गारंटी देने का। हालांकि कर्तव्य भी उसमें शामिल हैं, लेकिन हमें कर्तव्य की बात कम सिखाई जाती है, अधिकारों की बात ज्यादा सिखाई जाती है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं संविधान की। और संविधान लागू किया गया, और संविधान लागू करने के साथ ही यह तय हो गया कि भारत में जो राज्य है, जो स्टेट है, वो गणों से चलेगा। गणों का चयन जो है वो नागरिक करेंगे। तो इस तरह से ये जो जनता के चुने हुए जो गण हैं, ये ऊपर जाएंगे और ये व्यवस्था चलाएंगे। इसमें भी चेक एंड बैलेंस की बात है। 5 साल के बाद में चुनाव होंगे, और चुनाव के बाद जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन सकती है, बदल सकती है। इस तरह की व्यवस्था रखकर हमने एक जिसको कहते हैं मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और जनता के हित वाली वेलफेयर स्टेट के तौर पर एक बात हमने संविधान में इस तरह की है। और इसमें खास तौर पर जो मूल अधिकार जैसी बातें कही गई हैं, जनता को न्याय की गारंटी की बात है, जो हमारे स्तंभ हैं उनकी बातें हैं, जिसमें विधायिका है, न्यायपालिका है और ब्यूरोक्रेसी है, कार्यपालिका जिसको हम कहते हैं। ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें कि मीडिया और प्रेस आ जाती है। तो ये सारी बातें संविधान के इस दस्तावेज में हमारे जो नेता थे उन्होंने उकेरी, बनाई इस व्यवस्था को। और ये व्यवस्था आज आपके सामने 74वें साल में प्रविष्ट हो चुकी है, 74 साल पूरे कर चुकी है। तो इस तरह से ये हमारा गणतंत्र का मामला है, गणतंत्र दिवस है। आप हम में से कई लोगों को ये थोड़ा सा पता नहीं रहता है कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, इतना बड़ा सेलिब्रेशन क्यों होता है। ये स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। स्वतंत्रता 15 अगस्त का जो दिन है वो हम स्वतंत्रता का मनाते हैं, लेकिन आज जो है वो गणतंत्र दिवस, गणों के राज व्यवस्था का दिन, रिपब्लिक डे, रिपब्लिकन का, ये हमारे जो रिपब्लिक हैं इनका डे मनाया जाता है। गण हमारे, हालांकि गण संघों का और गणराज्यों का पौराणिक इतिहास है, लेकिन अब जब भारत ने ब्रिटानवी हुकूमत से अपनी सत्ता की वापसी ली और उसके बाद से जो राज व्यवस्था कायम की, उसमें उस बात को भी दृष्टिगत रखा गया था कि हम किस तरह की पीढ़ियों के लोग हैं, हमारी विरासत क्या है, और हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जो उल्लेखनीय जो हमारी जो इतिहास की बातें हैं वो किस तरह की रही हैं। इसलिए फिर ये गण राज्य के तौर पर भारत एक गण संघ के रूप में आपके सामने है। और बहुत ही धूमधाम से देशवासियों ने आज का ये दिवस मनाया। आज के इस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी होती है, आज भी हुई। और इसमें एक नाम को लेकर देश में आउटरीच है, कई तरह की बातें की जा रही हैं। नाम है मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश के
जाति आधारित राजनेता और मुख्यमंत्री रहे, बहुत ही दिग्गज नेता माने जाते थे। अपनी एक सोशल इंजीनियरिंग की उस नई करवट के साथ जब आए हो, तो मंडल का भी मसला हो, उसके बाद में जो ओबीसी की राजनीति हो, और फिर मुस्लिम और यादव गठजोड़ की जो राजनीति उन्होंने सामने रखी, जो विमर्श सामने रखा, वो भी मुलायम सिंह यादव को बड़ा नेता बना गया। लेकिन आज जब पद्म विभूषण की घोषणा हुई है मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पोस्टुमसली ये पुरस्कार दिया गया है, लेकिन इसको लेकर कुछ वर्ग जो है वो नाराज है। उनका यह कहना है कि कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव को यह पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए था। और साथ ही एक बात और उठाई जा रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे और कई तरह के केसेस पेंडिंग उनके खिलाफ चल रहे थे। ऐसे व्यक्ति को किस तरह से पुरस्कार पद्म विभूषण जैसा दिया गया? यह बात अलग हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई राजनीति इसके पीछे काम कर रही हो, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि पद्म पुरस्कारों में गवर्नमेंट अपनी राजनीति को भी दृष्टिगत रखती है, और इस तरह के फैसलों में राजनीतिक जो जिसको कहते हैं एक माहौल, एक आगे की चीज को टारगेट किया जाना, आगे की व्यवस्थाओं को देखना, वोटों में किस तरह से ट्रांसलेट होगी ये सब चीजें, इसको देखना, ये सब चीजें भी इन पुरस्कारों में ध्यान रखी जाती हैं। तो हालांकि एक और नेता एसएम कृष्णा कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, बाद में हालांकि वो इधर उधर रहे, लेकिन उनको भी मिला है, लेकिन उसके बारे में कोई आउटरीच जैसी कोई बात नहीं है। ये एक दूसरी पार्टियों के लोगों को देते हुए आए हैं, शरद पवार जैसे भी उदाहरण हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव को लेकर खास तौर पर एक सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आउटरीच है, और इसमें खास जो बात है वो ये है कि कार सेवकों के ऊपर जिस तरह से गोलियां चलाई गई, बाबरी मस्जिद वाले मामले में ये मामला हुआ था, उसी को लेकर ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, ये सारी घटना एक ही उसमें जुड़ी हुई है, तार में। वहां से कार सेवक जब गोधरा आए तो वहां गोधरा में उनके साथ जो हुआ, उसके बाद में फिर दंगे भड़के। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में गोधरा वाले मामले को अनछुआ छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये सारा हुआ था। और वो जो कंट्रोवर्सी है, उसी में दूसरे दिन, मतलब आप देखिए जरा कि अभी वो कंट्रोवर्सी चल रही बीबीसी की, उसी में फिर ये मुलायम सिंह यादव का आज नाम आ जाना, तो ये उसको और थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ा रहा है, ये आज देखने को मिला। हालांकि पद्म पुरस्कारों की यदि हम बात करें तो लंबी लिस्ट है, उसमें 92 के आसपास तो पद्म श्री के पुरस्कार हैं। पद्मश्री में यदि हम बात करें मुख्य तौर पर, तो एन नारायण मूर्ति की पत्नी, इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं, इन्फोसिस की को फाउंडर सुधा मूर्ति को भी पुरस्कार दिया गया है। और मरणोपरांत पुरस्कार राकेश झुंझुनवाला, जो बिग बुल कहलाते थे हमारे स्टॉक मार्केट के, उनको भी दिया गया है। और रसना, आप हम सब ने बचपन में रसना जरूर पी होगी, रसना के जो फाउंडर थे उनको भी अरीज खंबाटा को ये पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया मरणोपरांत। तो इसके अलावा बिड़ला ग्रुप के कुमार मंगलम बिड़ला जो हैं, उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। लिस्ट लंबी है, लेकिन जो हम बात करना चाह रहे हैं वो हमारी बात का मुख्य मुद्दा मुलायम सिंह यादव का था, इसलिए आपके सामने इस बात को हमने पुरजोर तरीके से रखा है कि ये जो देश में माहौल चल रहा है, इसको सरकार ने किस तरह से सोचा होगा, और सोचा होगा तो क्या इसकी वजह रही होगी कि धुर विरोधी माने जाने वाले और भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को सांप्रदायिक ताकत कहने वाले मुलायम सिंह यादव को यह पुरस्कार इस सरकार ने, जो कि सो कॉल्ड सांप्रदायिक ताकतों की सरकार है, इसने किस वजह से दिया होगा? क्या कोई मास्टर स्ट्रोक है इसके पीछे, कोई सोची समझी चाल है, या कि ये रूटीन का एक प्रोसेस है? ये अभी देश के सामने एक प्रश्न तो आकर खड़ा हो ही गया है कि क्या इसमें कोई वोटिंग हुई है, किस तरह से पुरस्कारों का चयन होता है, किस तरह से इनका निर्धारण होता है, क्योंकि ये देश के सर्वोच्च पुरस्कार हैं। भारत रत्न के बाद यदि हम बात करें तो पद्म पुरस्कार सबसे ऊंचे पुरस्कार माने जाते हैं। सिविल मामलों में, मिलिट्री में अलग टाइप के पुरस्कार हैं, जिसमें परमवीर चक्र भी है, महावीर चक्र है। तो यहां पर हम सिविल पुरस्कारों की, सिविल अवार्ड्स की बात कर रहे हैं। इसमें ये जो सामने आई है बात, इसको लेकर आज काफी लंबी चौड़ी बातें चल रही हैं।
एक बात हम आपसे करना चाहेंगे पठान फिल्म को लेकर। पठान फिल्म जो है वो आप सबको पता है कि कंट्रोवर्सी की शिकार है और जबरदस्त इस पर विरोध चल रहा है शाहरुख खान को लेकर, शाहरुख खान के पिछले दिनों किए गए एक्शंस की वजह से, और एक तरह का देश के बारे में और देश के लोगों के बारे में, देश के सनातनी सोच के बारे में, ये जो शाहरुख खान हैं इनकी सोच जो है वो एक्सपोज हो चुकी है कई बार। और ऐसे में उसी बहुसंख्यक समाज से पैसा कमाना फिल्मों के जरिए, तो पिछले दिनों से पठान को लेकर बहिष्कार की घोषणाएं चल रही थी, जिसमें खास तौर पर सनातनी समाज है। और सनातनी समाज का ये कहना था कि बेशरम रंग जैसे जो गाने हैं, भगवा कपड़ों के ऊपर जो फिल्मांकन है, और बेशरम रंग उसी रंग को बताया गया है क्या है, तो इसको लेकर काफी आउटरेज था और लोगों ने बायकॉट पठान के हैशटैग भी चला रखे हैं। ऐसे में जो बात हम करना चाहते हैं वो ये है कि 55 करोड़ रुपए का कारोबार देशी मार्केट में बॉक्स ऑफिस में किया जाना बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, और इंटरनेशनल मिलाकर, इंटरनेशनल मार्केट को मिलाए हैं तो 100 करोड़ का पहले दिन का ये कलेक्शन बताया जा रहा है। लेकिन इसमें यदि हम ये देखें कि कुछ तो प्रोपेगेंडा है, तो प्रोपेगेंडा क्या है, इसके पीछे भी कई तरह की बातें चल रही है। पहले दिन का ये जो कलेक्शन है इसको रिकॉर्ड तोड़ बताया जा रहा है, और रिकॉर्ड जो था वो 54 करोड़ का, 54 करोड़ रुपए का KGF2 फिल्म के नाम से दर्ज रहा। ये साउथ की फिल्म है जो पहले दिन के कारोबार में 54 करोड़ रुपया, 53 पॉइंट समथिंग, तो 54 करोड़ का पहले दिन की ओपनिंग इसकी बॉक्स ऑफिस पर रही। पठान को इससे थोड़ा सा ऊपर ले जाकर 55 करोड़ बताया गया, दिखाया गया है। देश में जो माहौल इस वक्त चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिस तरह की बातें चल रही हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि इस फिल्म की पब्लिसिटी के लिए करीब 250 करोड़ रुपए का बजट शाहरुख खान की कंपनी ने रखा। उसमें मीडिया को भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ऐसा भी बताया जा रहा है, और साथ ही थिएटर्स की टिकटें भी शाहरुख खान की कंपनी ने खुद ने खरीदी हैं, यह भी बताया जा रहा है। तो इस तरह की यदि बातें हैं तो फिर ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि फिल्म चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि कब तक टिकटें आखिर खरीदी जाएंगी। क्योंकि आप हम सबको पता है कि कई बार ऐसी कोशिशें हुई हैं, कई फिल्म मेकर्स ने ऐसी कोशिशें की हैं, लेकिन जब व्यूअर्स ने सपोर्ट नहीं किया तो ये सारी कोशिशें धड़ाम साबित हुई हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर आमिर खान की, द ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की, और ये जो फिल्म थी इसने पहले दिन 50 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, और यह कारोबार दूसरे दिन धड़ाम आ गया, तीसरे दिन बिल्कुल धड़ाम, चौथे दिन फ्लॉप हो गई। पठान के साथ भी कहीं ऐसा ही कोई गिमिक नहीं हो, इस बात की भी संभावनाएं कम नहीं है, क्योंकि 54 करोड़ से 55 तक का एक फिगर दिखाया जाना कि ये रिकॉर्ड तोड़ हो गया है। और आप हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान बड़ा ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह भी दुबई से और गल्फ का भी मसला है और कुछ चीजें भी उनके साथ लगी हुई हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है कि वो कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं, सब हम सबको पता है। लेकिन आज की तारीख में यदि हम बात करें तो काफ़ी बड़ी ब्रांड का ये कंपनी है शाहरुख खान की, रेड चिली, और एंटरटेनमेंट की इन इवेंट्स के अलावा वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और कुछ जो एंडोर्समेंट हैं कंपनियों के, वो भी शाहरुख खान के पास में काफ़ी अच्छी तादाद में है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो कारोबारी तो बड़ा है शाहरुख खान, लेकिन इस बार जो सनातनी बहिष्कार का शिकार होना पड़ रहा है, तो उसमें हो सकता है कि ये पूरा का पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड मामला हो, जिसमें कि टिकटें भी खरीदी जाएं, पब्लिसिटी में पैसा बहाया जाए। आप हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि हम ओपन मार्केट इकोनॉमी में रहते हैं, और ओपन मार्केट इकोनॉमी का एक अर्थ ये भी है कि आप मार्केट में कुछ भी कर सकते हैं पैसे के बलबूते। और जब सिक्के की खनक सामने होती है तो फिर बहुत सारी चीजें बदली जाती हैं, लेकिन एक असर उसका जो है लिमिटेड होता है, ज्यादा दिनों तक ज्यादा चीजें गिमिक के तौर पर नहीं की जाती हैं, की जा सकती हैं बल्कि। तो ये भी एक बात है जिसकी वजह से आज ये माना जा सकता है कि पहले दिन तो ये प्रयास सफल रहा है। और यदि फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोगों की माने तो करीब इसमें जो बताया जा रहा है ये कलेक्शन, इसमें थिएटर्स खाली पड़े रहे,
और उन थिएटर्स की टिकटें काफी बिकी। ये भी एक बात कही जा रही है। और कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि शाहरुख खान की कंपनी ने बहुत सारे टिकट खरीदे, प्लस जो एंडोर्समेंट करने वाली जो कंपनियां हैं उनको भी कहा गया कि आप भी टिकटें खरीदें। और कुछ थिएटर कंपनियां जो हैं, जिसमें हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ इस तरह की बातें की जा रही, क्योंकि फिल्म जो इंडस्ट्री है वो थिएटर के लिए भी एक रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि थिएटर में यदि फिल्म नहीं चलेगी तो फिर क्या चलेगा। तो थिएटर वाले भी इस तरह के प्रयास में लगे हुए रहे। और ये जो बात आ रही है कि फिल्म का बहिष्कार हुआ है और ये फिल्म चलने वाली नहीं है। अब ये बात जरूर है कि इसमें सरकारी स्तर पर और कुछ भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर भी कुछ इस तरह के भी मैसेज दिए गए हैं कि ये जो विरोध है ये उस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ बात हो गई हो, कुछ समझाइश हो गई हो, क्योंकि पीछे दिनों आपको ध्यान है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बात कही कि मैं शाहरुख खान को नहीं जानता हूं, लेकिन उसी में बाद में यह कहा कि शाहरुख खान का रात को 2 बजे फोन आया। तो हो सकता है कि कोई माफीनामा इस तरह की बात हो गई हो, कोई मुसलमान वोटों के चक्कर में कुछ बातें हो गई हों, ये भी हो सकता है। तो हो सकता है कि सनातनी जो हैशटैग चलाए जा रहे थे वो कम हो गए हों, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि अगले 3-4 दिन ये डिसाइड कर देंगे कि फिल्म चलेगी या नहीं। तो ये बात रही हमारे डोमेस्टिक थिएटर की। अब चलते हैं हम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के थिएटर में, जहां पर सियासी ड्रामा जबरदस्त तरीके से अब चालू हो गया है और सियासी गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है। ये दौर कहां तक जाएगा, ये हम बात करें इससे पहले क्या कुछ हुआ है ये आपके सामने रखना चाहते हैं। इमरान खान की पार्टी यानी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फवाद चौधरी पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे, इसके बाद में लॉ मिनिस्टर भी रहे। और यदि हम बात करें फवाद चौधरी की तो इमरान खान के बहुत नजदीकी व्यक्ति माने जाते हैं और इमरान खान के एक तरह से स्पोक्स पर्सन माने जाते हैं। गिरफ्तारी की जो वजह बताई गई है वो ये बताई जा रही है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर असंसदीय यानी अनपार्लियामेंट्री कमेंट किए, इसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद में उनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 दिन के पीसी रिमांड यानी पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा है। अब बात हम करते हैं कि ये आखिर हुआ क्या। हुआ असल में ये कि पहले चर्चा ये चल रही थी, अफवाह एक तरह से चली, कल पूरे दिन अफवाह का बाजार गर्म रहा कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान उस वक्त लाहौर में थे ऐसा बताया जा रहा है, और लाहौर में जैसे ही इमरान खान के पार्टी कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को पता लगा कि ऐसी कोई बात है, तो वो लाहौर में इमरान खान के बंगले के बाहर पहुंच गए और वहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन बताया जा रहा है कि धरने प्रदर्शन में कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं पहुंचे, कोई बहुत भीड़ नहीं पहुंची जैसी कि एक्सपेक्टेड थी। और इमरान खान, जिसको कि वहां का बड़ा एक स्टॉलवर्ट लीडर माना जा रहा है, बताया जा रहा है, विदेशी अखबारों का भी आकलन यह है कि यदि आज इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान थंपिंग मेजोरिटी से जीतेंगे। लेकिन कल की जो बात थी उसमें लाहौर में उनके बंगले के सामने कोई बहुत भीड़ नहीं पहुंची। इसके मायने दूसरे ये भी निकाले जा रहे हैं कि हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट यानी आर्मी वोटर टेस्ट कर रही हो, यदि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो कितने लोग सड़कों पर आ सकते हैं, ये भी देखने वाली एक बात रही है। और इसमें यदि वोटर टेस्ट किया गया है वाकई, तो वोटर टेस्ट में इमरान खान फेल साबित हुए हैं। अब वहां का एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार कर सकता है, ये देखी और परखी हुई बात एस्टैब्लिशमेंट ने कल कर ली है एक तरह से। और तुरंत बाद जैसे अफवाह तो उड़ रही थी इमरान खान की गिरफ्तार होने की, लेकिन गिरफ्तार हुए फवाद चौधरी, यह भी वोटर टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा किसी और का किया जाए और गिरफ्तार किसी और को किया जाए। तो इससे बाद में जब भेड़िया आया वो वाला जो मसला है, ये तीसरी अफवाह थी कल इमरान खान को गिरफ्तार करने की। अब इसमें आगे जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा तब फिर पब्लिक उस अफवाह के तौर पर उसे लेगी और वो वहां पहुंचेगी नहीं। तो ये भी एक बात है जिसकी की बातें चल रही हैं। और यदि
पाकिस्तान की इस मौजूदा जो स्थिति उसकी बात की जाए तो ये पाकिस्तान के लिए अब बिल्कुल भी ठीक मामला तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अब तक जो मामला है वो आर्थिक मंदी का है। आर्थिक मंदी से जूझते आटे की कमी तक आ गए हैं, लोग भुखमरी के शिकार हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, पेट्रोल खरीदने के पैसे पाकिस्तान के पास में नहीं है। बिजली घरों की स्थिति यह है कि बिजली घरों का मेंटेनेंस तक नहीं हो पा रहा है, और चाइनीज मशीन्स कबाड़े की वहां पर आ चुकी हैं, जिन्होंने कबाड़े कर दिए हैं, और पाकिस्तान को कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है। 7 दिन की मैक्सिमम अब उनके पास में फॉरेक्स रिजर्व की स्थिति है। ये स्थितियां तो अपने आप में चल ही रही हैं, अनाज नहीं, दवाइयां नहीं। इसके बीच ये सियासी जो मसला है ये और पैनिक करेगा, क्योंकि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के ऊपर तो बहुत ज्यादा जाम नहीं लगे हैं, सड़कें जाम नहीं हुई हैं, प्रदर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो फिर कुछ इस तरह की तोड़फोड़ भी हो, या हो सकता है कि फवाद चौधरी के भी इस मामले में आगे कुछ रिएक्शन हो जाए। और जब भूखी जनता सड़कों पर उतरती है तो तोड़फोड़ बहुत होती है, और तोड़फोड़ के साथ लूटपाट बहुत हो जाती है, और ये फिर अनार्की का एक आलम पाकिस्तान के सामने आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में, इन सियासी लीडर्स की गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, ये हालांकि कोई वहां नई बात नहीं है, ये वहां की विरसे की बात है, वसीयत की बात है एक तरह से, जो जिन्ना कर गए हैं। और उसके बाद से जब से मिलिट्री रूल वहाँ जब जब भी लागू हुए तब तब इन सारे सियासी लीडर्स की गिरफ्तारियां हुई हैं। चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो की बात हम कर लें, उसको तो बेचारे को फांसी लगा दी गई, बेनजीर भुट्टो, इसके बाद ये नवाज शरीफ एंड कंपनी, जरदारी, ये सब गिरफ्तार हो चुके हैं, कई कई महीनों जेल में रहे हैं। तो वहां ये परंपरा है असल में, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकेगा, ये बात जरूर राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। तो ऐसे में ये जो सियासी गिरफ्तारियों का सिलसिला चालू हुआ तो फिर पाकिस्तान की लुटिया पूरी तरह से डूबनी तय है, क्योंकि जनता हॉस्टाइल है, जनता निराश है, और जनता जब इस तरह की अराजकता में फंसती है या फंसाई जाती है तो फिर बहुत बुरा हाल उस देश का सामने आता है। ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की इस वक्त की स्थिति है। तो ये आज हम आपसे बात करना चाहते थे, और इन्हीं मुद्दों के ऊपर हमारा आज का प्रोग्राम था। ये विशेष एडिशन आपके समक्ष लेकर आए थे। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।